जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर है, लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं। बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन के लॉ क्या क्या है और फोर्स के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं फोर्स के बारे में यानी बल के बारे में। ठीक है, बल क्या होता है? बल कहने का ये अर्थ है कि कोई बाहरी कारक, ठीक है, कोई बाहरी फैक्टर जिसके कारण कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, उसके दिशा में परिवर्तन हो जाए, या कोई ऑब्जेक्ट गति में है उसको विराम में ले आए, विराम में है उसको गति में ले आए। तो ये सब का टेंडेंसी होता है, वो बाहरी फैक्टर वो बल कहलाती है। यानी खिंचाव या धक्का को भी बल कहते हैं। ठीक है, तो बल कहने का क्या मतलब कि बल उसको कहेंगे जिसमें रुकी हुई वस्तु को अगर कोई चीज़ मोशन में लाते, गति में लाते, उसको बल कहेंगे। या गति में वो वस्तु है और रोक दे, उसको बल कहेंगे। या कोई चीज़ के आकार में, जैसे गेंद को जोर से इस तरीक़ा से दबाएंगे तो आकार में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये जो बाहरी कारक जो लग रहा है इस पर, ये कहलाएगा बल। ठीक है, तो बल समझ गए होंगे कि या कोई वस्तु धीमे धीमे चल रहा है, उसको धक्का दे दिए, तेज हो गई। तो बल कोई चीज़ के आकार में परिवर्तन ला सकता है, बल धीरे गति को तेज में कर सकता है, तेज गति को धीरे में कर सकता है। बल कोई गति वाला वस्तु है उसको रोक सकता है, कोई रुका हुआ वस्तु है उसको गति में ला सकता है। तो ये सब चीज़ बल कहलाती है। ठीक है, बल का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो होता है एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वहीं पर अगर हम इसका सीजीएस मात्रक देखें, ठीक है, मात्रक के बारे में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। इसका सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक वो होता है डाइन। ठीक है, डाइन, डाइन। अब एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन कितना के बराबर होता है? हुआ एक न्यूटन। तो एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्त, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर हम कहें तो ये न्यूटन जो है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर हम एक न्यूटन डाइन में कहें कि डाइन में कितना के बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये सवाल भी आते हैं एग्जाम में बहुत सारा। ठीक है, तो एक न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या डाइन में अगर लिखे सीजीएस मात्रक में 10⁵ डाइन। ठीक है दोस्तों, अब प्रकृति में कई प्रकार के बल हैं। अगर हम देखा जाए तो बल कई प्रकार के हैं। जैसे अगर हम बल के प्रकार की बात करें प्रकृति में, ठीक है, बल के प्रकार, ठीक है, प्रकृति के हिसाब से बल के प्रकार, तो कई प्रकार के बल हैं जो प्रकृति में उपस्थित है। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित के हिसाब से, प्रकृति में उपस्थित, जैसे अगर देखा जाए तो पहला जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगर हम बात करें और भी बल के, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया, नाभिकीय बल हो गया, प्रबल नाभिकीय बल हो गया। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल हो गया। तो ये सब बल हैं। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, और विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है दोस्तों, तो ये बल के जो प्रकार है ये प्रकृति में उपस्थित है, इसके हिसाब से बल के प्रकार हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये सब बल जो होता है ये पूछ दिया जाता है कौन कमज़ोर है, कौन मतलब ताकतवर है, कौन बल इसमें से। ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ठीक है, कि किसका कितना ज़्यादा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल वो सबसे कमज़ोर होता है प्रकृति में। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे प्रकृति में कमज़ोर होता है।
तो सबसे कमजोर बल जो होगा वो कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। इसको डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये उसके बाद जो आता है दुर्बल नाभिकीय बल, इससे थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा ज़्यादा इससे, मतलब 1 नंबर पर बात करें तो इसको और 2 नंबर पे रखें तो इसको, ठीक है। उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल। उसके बाद अगर बात करें तो ये आ जाता है विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। और सबसे ज़्यादा मजबूत जो होता है ये प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल मतलब मजबूत ही होता है। तो एक तो ये आप याद रख सकते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज़्यादा मजबूत और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर होता है, ठीक है। तो ये आपसे सवाल आते हैं ज़्यादातर, इससे तो बहुत सारा सवाल पूछता है कि ऑप्शन दे देगा चारों और पूछेगा इसमें से सबसे वीक फोर्स कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा है, कमज़ोर बल कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल वीक फोर्स है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर हम ये तीनों में बात करें कि सबसे कमज़ोर कौन है, तो ये दुर्बल, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। उससे ज़्यादा तो ये विद्युत चुंबकीय और सबसे ज़्यादा मजबूत प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है दोस्तों। अगर हम बलों की इस तरीक़ा से, ये तो प्रकृति में उपस्थित के अनुसार हो गया। ऐसे हम बल की अगर प्रकार की बात करें, बल की प्रकार की बात करें, प्रकार तो 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल, संतुलित, और दूसरा असंतुलित, असंतुलित, ठीक है। 2 प्रकार के बल होते हैं। संतुलित बल किसको कहेंगे? जो संतुलन में रहे, ठीक है, रेस्ट में रह जाए। अगर हम ऑब्जेक्ट पे इस तरीक़ा से फोर्स लगाए और ये हिले नहीं, हम जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट हम पे फोर्स लगाता है, ठीक है। न्यूटन्स का 3rd लॉ पढ़े होंगे, ठीक है। हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो हम जैसे इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं तो उधर से भी हम पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसका उधर से निगेटिव फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये हिल नहीं रहा है, दबा रहे हैं मतलब नहीं हिल रहा है। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही उधर से लग रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा संतुलित बल, जब दोनों तरफ का बल क्या हो? समान होगा, ठीक ना, संतुलित बल। और जब इस संतुलित बल को जोड़ेंगे, ठीक ना, इसका रिजल्टेंट जो आएगा, परिणाम जो आएगा जोड़ने पर संतुलित बल को, तो वो आएगा 0 आएगा, ठीक है। क्यों 0 आएगा? अगर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उधर से भी 5 न्यूटन का लग रहा है, तो 5 न्यूटन और -5 न्यूटन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये परिणाम कितना आता है? 0। और इसमें वस्तु जो होता है वो कौन सी में रह जाता है? रेस्ट में रह जाता है। ये कहलाता है संतुलित बल, ठीक है। असंतुलित बल किसको बोलेंगे? असंतुलित बल बोलेंगे जिसमें हम कोई वस्तु पे फोर्स लगाएं और वस्तु डिस्प्लेस कर गया, मतलब चला गया, ठीक है। मतलब एक का फोर्स ज़्यादा हो गया और दूसरे का कम, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे फोर्स का ऑब्जेक्ट कम, एक ज़्यादा होगा और एक का, अगर हम दोनों की फोर्स की बात करें, ठीक है, तो एक का फोर्स अगर ज़्यादा हो जाए दूसरे के फोर्स से तो वो आ जाएगा असंतुलित बल। इसमें वस्तु जो है डिस्प्लेस कर जाएगा। इसमें क्या होगा कि दोनों फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा, दोनों फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा, ठीक है, इक्वल और अपोजिट एक दूसरे के, तो वो असंतुलित बल कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम समझ गए संतुलित और असंतुलित बल। बॉडी रेज करते हैं। तो चलिए समझते हैं जड़त्व के बारे में, इनर्शिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जड़त्व, इनर्शिया, ठीक है। जड़त्व क्या होता है दोस्त? कोई भी वस्तु, ठीक है, विराम में है या गति में है, तो ये विराम और गति में है ना, अगर हम इसमें परिवर्तन करें तो वस्तु इसका विरोध कर दे, ठीक है, क्या कर दे? विरोध कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, गति में आने पर ये अपना विरोध करता है कोई भी वस्तु कि हम गति में नहीं आएंगे, वही चीज़ क्या कहलाता है? जड़त्व। तो जड़त्व किसको बोलेंगे? इनर्शिया। कोई वस्तु अपने गति में या विराम में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वर्तन का विरोध करती है, उसको हम लोग जड़त्व कहते हैं।
ये जड़त्व अगर देखा जाए ना तो जड़त्व जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो जड़त्व हो गया विराम का जड़त्व। विराम मतलब रेस्ट जो पढ़े हैं, विराम, विराम का जड़त्व। दूसरा अगर बात करें तो वो होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और तीसरा अगर बात करें तो वो होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है दोस्तों, तो जड़त्व कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। विराम का जड़त्व किसको बोलेंगे? ठीक ना, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक ना, रेस्ट का इनर्शिया किसको बोलेंगे? तो इसमें क्या होता है विराम का जड़त्व में कि विराम में होने वाले, देखिए गति में या विराम में या दिशा में कोई भी चीज़ में परिवर्तन का विरोध करते हैं उसको जड़त्व बोलते हैं। तो जब विराम में परिवर्तन का विरोध करें, ठीक है, कौन चीज में? विराम में परिवर्तन का विरोध, विराम में परिवर्तन का विरोध करती है तो उसको विराम का जड़त्व बोलते हैं। और गति में परिवर्तन का विरोध अगर करती है तो हम लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं तो उसको हम लोग गति का जड़त्व कहते हैं। इसी तरीक़ा से अगर कोई गति और उसमें दिशा भी है तो गति में होने वाले दिशा में अगर परिवर्तन करें, गति में होने वाले दिशा में परिवर्तन का अगर विरोध करें, परिवर्तन का विरोध करें तो हम लोग उसको दिशा का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इसी जड़त्व के नियम के अनुसार ही एक न्यूटन्स का पहला नियम आता है। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, तो हम लोग न्यूटन के नियम के बारे में समझते हैं, न्यूटन के गति के नियम के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, ठीक है दोस्तों। न्यूटन की गति के नियम क्या है? तो 3 नियम है। न्यूटन की गति के कितने नियम है? 3 नियम। पहला नियम अगर हम समझें, पहला नियम, तो न्यूटन का पहला नियम क्या है? तो न्यूटन का पहला नियम जो है इसमें क्या था कि अपने गति या विराम में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते। और पहला नियम भी यही है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगी और विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, बाहरी बल नहीं लगे, तब तक वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी। यही पहला नियम है। ठीक ना, कोई वस्तु जब तक गति में है या विराम में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कोई बाह्य बल, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे, बाह्य बल नहीं लगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग न्यूटन का पहला नियम बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का ही है। ठीक है, जड़त्व के नियम को ही हम लोग, जड़त्व जो है वही न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, जड़त्व भी वही था कि गति में या विराम में है तो उसी अवस्था में परिवर्तन में विरोध करती है। ये भी कह रहा है कि गति में है तो गति में रहना चाहेगी, विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। ठीक है, कहने का क्या अर्थ है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। ठीक है, जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को, अगर हम गेंद को हम पक्का पे कौन सी करें, लुढ़का दें। ठीक है, कोई गेंद लिए बॉल और उसको पक्का पे लुढ़का दिए तो क्या होगा कि वो गेंद कभी रुकेगा ही नहीं न्यूटन के नियम के अनुसार। ठीक ना, कि एक बार हम गेंद को इस तरीके से पक्का पे छोड़ दिए तो अपना जा रहा है जीवन भर चला जाएगा, नहीं रुकेगा। कब तक नहीं रुकेगा? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, उस पर बाह्य बल नहीं लगे। तो उस पर बाह्य बल लगता है, कौन सा बल लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है ना। एक वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच में घर्षण बल लगता है, जिसके कारण वो वस्तु रुक जाती है। तो तभी तक वह गति में या विराम में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। तो वो गति में था, उस पर बाह्य बल लगा और वस्तु रुक गई, नहीं तो नहीं रुकता। ठीक है, अगर हम साइकिल एक बार चला देते तो चलते रहता एकदम, एक बार बल लगा देते थे न्यूटन के पहले नियम के अनुसार।
ठीक है। तो कोई वस्तु जब तक गति में रहना चाहिए, विराम में है तो विराम में रहना चाहिए, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है साइकिल। तो ये है पहला नियम। पहला नियम का कुछ उदाहरण समझते हैं। पहला नियम पर कुछ जीवन में होने वाले घटना। पहला नियम पर जैसे अगर हम बात करें, पहला नियम तो पेड़ होता है, इसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। अगर हम बात करें तो पेड़ में बहुत सारे क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। और ये पत्ते जो होता है, जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो टहनियों से झड़ करके क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फॉल डाउन कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि जब हम टहनियों को हिलाते हैं तो टहनियाँ तो हिल जाती है, टहनियाँ गति में आ गई, लेकिन ये कौन सी में था, विराम था, विराम में था। यानी कौन सा नियम लग रहा है, विराम का जड़त्व। तो विराम में परिवर्तन होने वाले का विरोध करेगा कि विराम में परिवर्तन होगा। और हम जब इसको हिलाए तो ये तो गति में आ गया, लेकिन ये अपने आप में कौन सी में रहना चाह रहा था, विराम में। इसमें होने वाले परिवर्तन में विरोध कर रहा था, जिसके कारण ये टूट करके आसानी से इससे हट जाता है। ये हिल गया, इससे हट गया और नीचे गिर गया। ठीक है। तो इस तरीक़ा से घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। जैसे अगर और हम एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम ग्लास लिए, ठीक है, क्या ले लिए, नीचे ग्लास ले लिए, ग्लास पर हम एक कार्डबोर्ड रख दिए, कार्डबोर्ड पर से एक सिक्का रख दिए, कार्डबोर्ड पर से क्या रख दिए, एक सिक्का रख दिए। अब हम कार्डबोर्ड में एक जोर का झटका मारेंगे, इस पर जोर का झटका मारेंगे तो होगा क्या कि ये कार्डबोर्ड जो है आगे निकल जाएगा और ये सिक्का ग्लास में गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही नियम लग रहा है कि हम इस पे कुछ लगा दिए, बल लगा दिए, ये गति में आ गया, गति में आ गया। ये वस्तु विराम में था, विराम में था, तो विराम का जरूरत, तो विराम में होने वाले परिवर्तन का विरोध किया, ये गति में नहीं आया, ये कहाँ चला गया, नीचे गिर गया, सीधा ये हट कर। ठीक है। तो न्यूटन के गति के नियम यही थे। न्यूटन के गति के नियम के बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है। अब आगे समझते हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे। ये पहला नियम समझ गए। पहला नियम के बारे में हम पहले समझ लेते हैं, रेखीय संवेग और संरक्षण, तब समझेंगे दूसरा नियम के बारे में, क्योंकि उस पर कुछ आधारित है। तो पहले हम संवेग समझेंगे और फिर दूसरा नियम पढ़ेंगे। रेखीय संवेग समझते हैं। रेखीय संवेग क्या होता है? ठीक है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्त, P से डिनोट करते हैं। रेखीय संवेग कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, क्या कहलाता है? रेखीय संवेग कहलाता है। ठीक ना, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। तो P बराबर mv। अगर इसका SI यूनिट की बात करें तो m का kg और इसका मीटर पर सेकेंड, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग जो होगा, अगर जैसे अगर मान लीजिए एक कार ले और एक ट्रक ले, तो कार का जो मास होगा वो कम होगा और ट्रक का मास जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, कम को स्मॉल एम, ज़्यादा को कैपिटल एम से ज़्यादा होगा। तो जिसका मास, तो कार को जो होगा अगर हमको चलाना होगा तो इसमें बल कम लगाना होगा और ट्रक में बल ज़्यादा लगाना होगा, ज़्यादा ताकत लगाएगा तभी चलेगा। तो अगर मास ज़्यादा है तो बल भी क्या लगाना होगा, ज़्यादा लगाना होगा, और मास कम है तो बल भी कम लगाना होगा। ठीक है, लगाना होगा। तो पता कौन चीज़ चला कि जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसमें बल ज़्यादा लगेगा, जिसका मास कम रहेगा उसमें बल ज़्यादा लगेगा, और जब बल ज़्यादा लगेगा उसी को हम बोलते हैं कि इसको संवेग ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? यानी ट्रक का जो होगा उस संवेग ज़्यादा होगा कार के संवेग से, मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी कार का संवेग ज़्यादा चाहिए, ट्रक का संवेग ज़्यादा होना चाहिए कार के संवेग से। ठीक, तो जब मास बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही तो मोमेंटम कहते हैं। तो मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो किसको खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए? तो जिसको किस में ज़्यादा फोर्स चाहिए? जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, मोमेंटम ज़्यादा कब होगा? जब या तो मास ज़्यादा हो,
या वेलोसिटी ज़्यादा हो, ठीक ना। और वेलोसिटी के लिए क्या फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे आपको कोई पत्थर फेंकना है, पत्थर, और कोई अगर बंदूक से गोली मारना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पत्थर फेंकिएगा तो जहाँ पर निशाना बनाइएगा वहाँ पे नहीं पहुँच पाता, जबकि गोली का जहाँ पे निशाना बनाइएगा वहाँ पे पहुँच जाता है। तो होता क्या है कि गोली में जो होता है, ठीक है, इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है और इसका वेलोसिटी बहुत कम होता है। तो वेलोसिटी अगर इसका ज़्यादा है, गोली का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो संवेग इसका ज़्यादा है, और जिसका संवेग ज़्यादा होगा वो आसानी से अपना लक्ष्य तक पहुँच पाएगा, ठीक है। तो संवेग समझ गए कि संवेग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। फिर आता है इसके संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का मतलब संवेग बर्बाद नहीं हो रहा है, संरक्षित रहता है। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी वस्तु में अगर शुरू में जितना संवेग है अंतिम में भी उतना ही संवेग रहेगा, यानी संवेग जो होता है वो बर्बाद नहीं होता है। यही संवेग संरक्षण है, ठीक है। क्या है संवेग संरक्षण? जैसे अगर मान लीजिए कि कोई नाव है और नाव पे अगर हमको आगे कूदना हो, ठीक है, नाव पर से अगर आगे कूदना हो तो नाव को हम क्या करते हैं, जोर से जंप मारते हैं और आगे की तरफ किनारा पे कूद जाते हैं। तो शुरू में जो मोमेंटम था उसका और बाद में जो था, तो मोमेंटम में केवल क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, मोमेंटम में परिवर्तन हो गया, ना कि मोमेंटम क्या हुआ, बर्बाद हुआ। हालांकि यही एग्जाम्पल न्यूटन्स थर्ड लॉ पर भी काम करता है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही है कि शुरू में अगर किसी का अगर कोई भी है कि मान लीजिए M1 U1 है, जैसे अगर हम बात करें कि दो ट्रक है, ठीक है, एक कार है और दो वस्तु है, एक का मास M1 है और दोनों का मास, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसका मास U1 है और इसका वेलोसिटी U2 है, और एक दूसरे की तरफ इस तरीक़ा से चल रहा है और दोनों में लग गया धक्का। तो इसका मोमेंटम था M1 U1 और इसका मोमेंटम था M2 U2, धक्का लग गया धक्का। तब होगा क्या कि धक्का लगने के बाद इस तरीक़ा से धक्का अगर लग गया तो मास तो अभी भी M1 M2 है, लेकिन वेलोसिटी चेंजेज हो जाएगा, V1 V2 हो जाएगा चेंज। तो अब इसका मोमेंटम M1 V1 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसका मोमेंटम M2 V2 आ जाएगा। यानी शुरू में मोमेंटम इतना था अगर हम बात करें तो, और अंतिम में मोमेंटम इतना है। तो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। यानी M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर है M1 V1 प्लस M2 V2, यही बात, ठीक है। तो मोमेंटम कौन चीज़ होता है, वो संरक्षित रहता है, ठीक है। तो यही संरक्षण है कि शुरू में कोई चीज़ का मोमेंटम, अगर हम बात करें जैसे अगर दो ट्रक का मोमेंटम, तो धक्का लगने से पहले मोमेंटम क्या था और धक्का लगने के बाद मोमेंटम क्या था, सेम रहना चाहिए। अगर संरक्षण रहता है तो वो सेम रहता है, यही संवेग संरक्षण के क्या है, सिद्धांत है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन के दूसरे गति नियम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।